बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में बार चार्ट्स और उसकी टाइप्स को कंप्लीट कर दिया था। बार चार्ट्स इन टोटल हमारे पास 4 टाइप्स के थे: सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट एंड परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। उनके यूजेज वगैरह को हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट ग्राफिक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वो है हमारे पास पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को समझने के लिए हम लोग चलेंगे इधर। किसी भी डाटा को अगर आप लोग सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पाई चार्ट। आपने देखा कि बार चार्ट के अंदर आप लोग जो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप होती थी, रेक्टेंगुलर बार्स होते थे, आप उसके मुताबिक डाटा को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जहां पर आप लोगों ने अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है एक सर्कल के अंदर, सर्कल में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब जिस तरह से रेक्टेंगल के लिए आपको उसकी हाइट के लिए वैल्यू की जरूरत होती थी कि किसी भी रेक्टेंगल को उसकी हाइट क्या देनी है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू की जरूरत थी। इसी तरह से सर्कल के अंदर आपने उस पूरे सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करना होता है। ये चीज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास एक पिज्जा है और पिज्जे के पीसीज बने हुए हैं। यहां पर भी आपने इस सर्कल को उस पिज्जे की तरह समझना है और इसके पीसीज बनाने हैं, लेकिन ये पीसीज इक्वल इक्वल नहीं बनने। यहां पर आप लोगों ने ये पीसीज कट करने के लिए ना आपको एंगल की जरूरत है कि एक पीस का एंगल कितना होना चाहिए। उस एंगल को फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल, मतलब टोटल, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। अब देखिए, अगर हम लोग को परसेंटेज में इस डाटा को लेके जाना चाहें तो हम लोग करते हैं कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 360 के साथ हम क्यों इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि एक सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है। उस 360 को हम लोगों ने डिवाइड करना होता है तमाम सेक्टर्स के ऊपर, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 360 कर देते हैं। तो तमाम सेक्टर्स के लिए एंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आपके पास एमसीक्यू इस तरह का हो सकता है कि आपके पास किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू बता दी जाए, आपको टोटल बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल क्या यूज होगा। तो एंगल को बनाने के लिए आप लोगों ने यहां पर, अब मैंने आपके पास एक डाटा, पाई चार्ट बनाने के लिए एक डाटा लिया जिसमें हम लोग एक पर्सन की इनकम की डिस्कशन कर रहे हैं। क्या हमें पता चला कि उसकी जो टोटल इनकम है ना वो 180,000 है। उसमें से हमने उसकी स्पेंडिंग्स देखी कि वो अपनी टोटल इनकम का कितना पार्ट कहां पर एक्सपेंस आउट करता है। तो हमें पता चला कि फूड के ऊपर टोटल इनकम का 60,000 रुपीज पर मंथ उसका लग जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन के ऊपर 30,000 रुपीज लगते हैं। रेंट पे करता है 20,000 रुपीज। ट्रेवलिंग 10,000 रुपीज में हो जाती है। और हेल्थ, मतलब हॉस्पिटलाइज के जो खर्चे होते हैं 25,000 रुपये उसके, वो उस पे लग गए। उसके बाद उसने सेविंग की 35,000 की और टोटल सैलरी 180,000। अब हमने उसकी सैलरी को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल फॉर्म के अंदर। तो देखिए भाई, हम इसको बार चार्ट्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। बार चार्ट्स में अगर करने चाहें तो फिर फूड के लिए अलग से बार बनेगा जिसकी जो हाइट होगी वो 60,000 तक बन जाएगी। फिर हम लोग एजुकेशन के लिए एक अलग से रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट 30,000 तक चली जाएगी। हम इसको बार चार्ट्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं इसको सर्कुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने, पाई चार्ट के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इसके एंगल को आइडेंटिफाई करना है। इन तमाम सेक्टर्स के एंगल, इन तमाम सेक्टर्स के एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? अब 60,000 डिवाइडेड बाय 180,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 360,000 इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल है तो एंगल के लिए हम लोग डिग्री का यूनिट यूज करते हैं। 120 डिग्री, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग जब एजुकेशन के लिए करने लगेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 360, 60 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से रेंट के लिए आपके पास आएगा 40 डिग्री, ट्रैवलिंग के लिए 20 डिग्री, हेल्थ के लिए 50 डिग्री एंड सेविंग के लिए
70 डिग्री। ऑलराइट, ये बात क्लियर है सब बच्चों को? और जैसे ही आप लोग इन तमाम एंगल्स का टोटल करेंगे तो टोटल किसके इक्वल मिलेगा? 360 डिग्री के इक्वल। अगर ये डाटा परसेंटेज की फॉर्म में होता और परसेंटेजेस में करते तो टोटल 100 के इक्वल। डिग्री मतलब 360 को ही हमने डिवाइड किया इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर, तो इन तमाम सेक्टर्स के एंगल्स का टोटल 360 डिग्री होगा। अब हमने इस सारे डाटा को सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो हमारे पास सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से। अब देखें, आपने यहां पर अपने पास इसका ये सेंट्रल पॉइंट आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आप इसका एक रेडियस अपनी मर्जी से कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट मतलब रेडियस से मुराद सेंट्रल पॉइंट से सर्कल तक का जो डिफरेंस है उसे रेडियस कहा जाएगा। आप अपनी तरफ से फर्स्ट लाइन कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग इसको ड्रॉ किया करते हैं इधर। ये फर्स्ट लाइन हमारे पास ड्रॉ हो गई। फर्स्ट लाइन ये आपने अपनी मर्जी की ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू एंगल चलना है। अब फर्स्ट एंगल देखिए, आपके पास फर्स्ट एंगल कितना था? 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री, अब मैं यहां पर अप्रोक्सीमेट लेकर चलूंगा तमाम चीजों को, तो ये जो 120 डिग्री आपके पास बनेगा ना, ये कुछ यहां पर आके बनेगा। अगर यहां पर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो उस वर्टिकल लाइन का जो एंगल हमारे पास होता है वो 90 डिग्री होता है, तो वर्ड 90 से ज्यादा, तो ये इधर आके बनेगा। ऑल राइट, तो ये वाला जो पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है हमारे पास फूड को, और इसका टोटल एंगल कितना है हमारे पास? 120 डिग्री। आपको ये बात समझ आ गई? मतलब ये टोटल सर्कल आपकी टोटल इनकम है, उसमें से इतना पीस आपने फूड के नाम कर दिया। अब ये बाकी वाला पोर्शन आपके पास रिमेनिंग है, अब आपने इसको डिवाइड करना है। इसके लिए नेक्स्ट देखिए आपके पास एजुकेशन का एंगल कितना बना? 60। अब देखिए 120 पहले था, 60 है, तो टोटल 180। तो हाफ सर्कल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके पास बन जाएगा यहां पर। अब ये वाला जो पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है कि टोटल इनकम का इतना पार्ट आप एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंस आउट करते हैं, और इसका एंगल हमारे पास कितना आया? क्या आपको ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? कोई इशू? जी। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट तमाम सेक्टर्स के लिए इनके पोर्शंस को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रेंट के लिए 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री अप्रोक्सीमेट आपके पास इधर बनेगा रेंट। 40 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास ट्रेवलिंग के लिए 20। ये आपके पास ट्रेवलिंग आ गई 20 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास हेल्थ 50। ये हेल्थ के लिए 50 डिग्री। एंड सेविंग्स, और ये बाकी सारा आप लोगों के पास आपकी सेविंग है 70 डिग्री। और ये टोटल सर्कल में आपने अपने तमाम तर एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन कहलाती है पाई चार्ट। एनी इशू? अच्छा, आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसमें मोस्टली ये होता है कि आपसे किसी भी सेक्टर का एक एंगल पूछ लिया जाए, तो उसके लिए क्वेश्चन होगा द कंपोनेंट पार्ट, द रेंट बता दे, ट्रैवलिंग बता दे, हेल्थ बता दे, कुछ भी इस तरह का उसकी वैल्यू बता देगा, और साथ में आपको बताएगा इन द टोटल इनकम इज 180,000, फाइंड द एंगल फॉर
सपोज एजुकेशन उसने बताया कि 30,000 एजुकेशन पे खर्च हुए, जबकि टोटल इनकम 180,000 है। बताएं एजुकेशन के लिए पाई चार्ट का एंगल क्या बनेगा? तो हम लोग बता देंगे 30 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 360 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जाके 60 डिग्री बता देंगे। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि दो डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल का डिफरेंस पूछें। दो डिफरेंट मतलब बिल्कुल ऐसे ही आपके पास सारा डाटा दे देगा और फिर आपसे कहेगा कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन, हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है जैसे कि फूड एंड हेल्थ। फूड एंड हेल्थ के एंगल्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, आपसे यह पूछ सकते हैं। तो आपने फूड के लिए अलग से एंगल फाइंड कर लिया, कितना? 120। और आप लोगों ने हेल्थ के लिए अलग से एंगल फाइंड कर लिया, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस है, तो जाके 70 बता देंगे। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन आप यहां पर देखो तो आपको दो मर्तबा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फूड के लिए अलग से, हेल्थ के लिए अलग से फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप फार्मूले को एक मर्तबा अप्लाई करो और एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस ले लो और उसका जाके एंगल फाइंड कर लो। मतलब आप ये चीज, एक आपके पास मेथड था कि आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, और दूसरा आपके पास क्या है कि आप इसकी एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस लें। देखिए एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 35,000। जाके 35,000 का एंगल फाइंड कर लें। 35,000 डिवाइडेड बाय 180,000 मल्टीप्लाइड बाय, और आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा ज्यादा इजी है? ये फर्स्ट टाइम एक ही मतलब फार्मूला अप्लाई करो। तो आप लोग वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस फाइंड कर लो और उस डिफरेंस का एंगल फाइंड करो, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, पाई चार्ट में किसी को कोई इशू? अब आप लोगों ने ये देखें, अ पाई चार्ट और अ सर्कल ग्राफ इज अ सर्कुलर चार्ट दैट डिस्प्लेज वेरिएबल्स इन प्रोपोर्शन। और अब मतलब प्रोपोर्शन 360 डिग्री का भी हो सकता है, और इस सारे को आप 100% कंसीडर करके इसकी परसेंटेज भी ले सकते हो, लेकिन बेस्ट वे प्रोपोर्शन मतलब 360 डिग्री को डिवाइड करना है ऑफ द क्वांटिटी विद इन अ सर्कल, मतलब स्लाइस ऑफ अ पाई। इसलिए इसको पाई चार्ट कहा जाता है, इसके स्लाइसिस बनाए जाते हैं यहाँ पर। फिर कहते हैं बोथ पाई चार्ट एंड बार चार्ट आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग, ये आपकी बेहतरीन एमसीक्यूज है, इसको जरूर याद रखना है। देखिए बाकी जितना भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसमें कैटेगोरिकल डाटा नहीं आ सकता, लेकिन जहां पर कैटेगोरिकल डाटा यूज हो सकता है कि हमारा कैटेगोरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करना हो, अगर आप लोगों ने, भाई डिस्क्रीट डाटा भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ न्यूमेरिकल के साथ साथ डिस्क्रीट डाटा के साथ साथ आप लोग अपना कैटेगोरिकल डाटा भी इस पे रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कैटेगोरिकल डाटा में क्या, शर्ट का कलर, मैं अपनी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स के शर्ट्स के कलर्स पूछूं और मैं कहूं व्हाइट कलर में कितने स्टूडेंट मौजूद हैं, सपोज आंसर मिला 5। मैं कहूं ब्लैक कलर में कितने हैं, आंसर मिला 10। मैं कहूं ब्लू कलर में कितने हैं, आंसर मिला 3। तो मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर व्हाइट शर्ट के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, ब्लैक शर्ट के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं। ये बात मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए या तो मैं बार चार्ट के ऊपर जाऊंगा या फिर मैं पाई चार्ट, इसके अलावा मैं कोई और कॉम्प्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं कर सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, ये इन्होंने अपनी तरफ से एक डायग्राम वगैरह बनाकर आपको दे दी, लेकिन आई होप कि आपको यहाँ से अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने पाई चार्ट को किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मेथड स्टार्ट होते हैं उनमें हमारे पास है हिस्टोग्राम। अब हम लोग हिस्टोग्राम को बनाना सीखेंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा था कि हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ओजाइव बनाने के लिए आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसे ही है ना? तो हम लोग अपने पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने वो जो प्रीवियस डाटा हमारे पास चला आ रहा था उस डाटा को ही यूटिलाइज किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, क्लास लिमिट्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास मौजूद हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा
कि ये तमाम हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और जाइम्स वगैरह कभी भी क्लास लिमिट से नहीं बनते। इनके लिए क्लास बाउंड्रीज का होना जरूरी है। अगर क्लास कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए होती हैं ये सारे, अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं तो वेल एंड गुड। इन केस नहीं है तो पहले आप क्लास बाउंड्रीज बनाओ। तो हम लोगों ने अपने डाटा से क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बना ली। क्या ये हमें बनाना आती हैं? सीख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्लास बाउंड्रीज यूज करते हुए और साथ में ये वाली फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी कब इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम लोग देखें कि इन क्लासेस के दरमियान इंटरवल कितना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन क्लासेस के दरमियान इंटरवल कितना है? क्या तमाम क्लासेस के दरमियान क्लास इंटरवल सेम है? तो आप सेम फ्रीक्वेंसीज यूज करेंगे जो आपको गिवन होगी, और इसको बनाना बहुत इजी है। ये बिल्कुल बार चार्ट्स की तरह है। सिर्फ फर्क क्या है कि बार चार्ट्स के दरमियान, रेक्टेंगल्स के दरमियान डिफरेंस पाया जाता था। मतलब एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल से सेपरेट आइडेंटिफाई हो सकता था, एक दूसरे से अलग अलग थे। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सिर्फ इतना फर्क है बार चार्ट और हिस्टोग्राम के दरमियान, कि बार चार्ट में आपके पास रेक्टेंगल्स सेपरेटली आइडेंटिफाइड थे, जबकि यहां पर हिस्टोग्राम के अंदर ये रेक्टेंगल्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। कुछ इस तरह से ये देखें। अब हम इनको ना सेपरेटली नहीं देख रहे, ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इनके दरमियान गैप नहीं है। बार चार्ट्स में रेक्टेंगल्स के दरमियान गैप पाया जाता है, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के दरमियान गैप नहीं होता। क्यों? क्योंकि बार चार्ट यूज होते हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए, और डिस्क्रीट डाटा में वैल्यूज के दरमियान एक सर्टेन गैप है, तो इसलिए रेक्टेंगल्स के दरमियान भी गैप होते हैं। जबकि कॉन्टिन्यूअस डाटा के अंदर आप लोगों ने कहा था कि अपनी स्पेसिफिक रेंज में मौजूद तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट करेंगे। और दूसरी बात, आपके पास यहां पर जब क्लास बाउंड्रीज आ गई, तो क्लास बाउंड्रीज आपको बताती हैं कि स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है। एम आई राइट? जहां पर फर्स्ट रेक्टेंगल एंड होता है, नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट वहीं से हो रहा है, इसलिए गैप्स मौजूद नहीं होते रेक्टेंगल्स के दरमियान। ये बातें क्लियर हो गई? अच्छा, ये वो बातें हैं जो आप लोगों को बुक्स में नहीं मिला करती, और ये हमेशा एक टीचर ही बताता है। तो इसीलिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों की। अब यहां पर अगर आप लोग देखें, तो आप लोगों ने अपने पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप लिखेंगे अपनी क्लास बाउंड्रीज को, और वाई एक्सिस के ऊपर आप लोग लिखेंगे अपने पास फ्रीक्वेंसीज को। अब यहां पर देखें भाई, आपके पास सपोज के ये वाई एक्सिस है, और यहां से ये सारा आपके पास एक्स एक्सिस है। ऑलराइट, ये जो पॉइंट होता है ना, यहां पर वैल्यू होती है 0। जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर वैल्यू होती है हमारे पास 0। जबकि हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कहां से हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने 0 से नहीं स्टार्ट किया होगा, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आगे लेकर गए, और हम लोग इसको 40.5, यहां पर वैल्यू है हमारे पास 40.5, और यहां पर वैल्यू है हमारे पास 50.5, ये है 60.5, 70.5, 80.5, 90.5 एंड 100.5। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखें बार चार्ट्स में, अब ये जो बातें मैं आपको बताता हूं ना, यह आपके एमसीक्यूज में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। क्या आपसे कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और उसमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, बार चार्ट्स बनाते हुए हम लोगों ने कहा था कि जो उसकी हाइट है वो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू है, कि जितनी वैल्यू होगी उस रेक्टेंगल की हाइट हम लोग उतनी लेंगे। लेकिन उसकी विड्थ हमारी अपनी जजमेंट थी। क्या आपको याद आया? विड्थ के ऊपर कंट्रोल नहीं था, वो हर किसी की अपनी जजमेंट थी कि उन्होंने विड्थ कितनी रखनी है। लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर आपको ने रेक्टेंगल्स की हाइट को भी कंट्रोल करना है, और विड्थ क्लास बाउंड्रीज के मुताबिक होगी। जहां से आपकी क्लास स्टार्ट होगी वहां से रेक्टेंगल का स्टार्ट होगा, और जहां पे क्लास बाउंड्री एंड होगी वहां पे रेक्टेंगल का एंड होगा।
आप विड्थ अपनी जजमेंट के मुताबिक नहीं रख सकते हिस्टोग्राम के अंदर। ये बात क्लियर हुई। अब देखें, यहां से हमें पता चला कि हमने रेक्टेंगल का स्टार्ट कौन सी वैल्यू से करना है, 40.5 से एंड करना है, और उसको हाइट देनी है 6। तो ये देखो, ये यहां पर आपको ये वैल्यू मिली 6 की, ये 40.5, ये 50.5, और फर्स्ट रेक्टेंगल आपका यहां पर एंड हो गया। ये बात क्लियर है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास देखें कहां से स्टार्ट हुई, जहां पर फर्स्ट रेक्टेंगल एंड हुआ वहीं से सेकंड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए गैप नहीं आया इसके दरमियान। और यहां देखें एंड कहां पे करना है, 60.5 पे जाकर इसको एंड करेंगे, लेकिन इसको हाइट कितनी देंगे, तो 8। ये देखें 6 से थोड़ा सा ऊपर यहां पर हमारे पास 8 आ गया। कोई मसला, इजी है ना। इसी तरह हमने बाकी तमाम रेक्टेंगल्स को बना दिया अकॉर्डिंग टू 10, 12, 9 एंड 5। आपको हिस्टोग्राम समझ आ चुका है, बस इसी तरह बनाते हैं हिस्टोग्राम। कोई इशू, ये लाइंस हैं इसीलिए तो मैं ये ड्रॉ कर रहा था ताकि आप लोगों को पता चले। उन्होंने ना ये डिफरेंट कलरिंग की हुई है, लेकिन वो कलर्स ना बिल्कुल लाइट लाइट से कलर यूज किया, मतलब आइडेंटिफाई करना जरा मुश्किल सा हो रहा है। अदरवाइज ये देखें, ये हर रेक्टेंगल डिफरेंट डिफरेंट है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, शायद अब आपके लिए ज्यादा इजी हो जाए ये। वाई एक्सिस के ऊपर बेटा फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, जी हाँ, नंबरिंग दी जाएगी जी। फ्रीक्वेंसी में तो डिफरेंस, अगर इंटरवल डिफरेंट हो जाए डिफरेंट हो जाए तो उसके लिए आप सब्र करें। ये बात क्लियर है कि अगर इंटरवल सेम हो तो ऐसे बनेगा। सेम हो जाएगा, अगर डिफरेंट हो तो फिर चेंज हो जाएगा। मुझे ये बताएं, अगर मेरे पास क्लास इंटरवल सेम हो तो क्या ये हिस्टोग्राम बना लेंगे, तो शाबाश, गुड, आगे समझ लेते हैं हम। क्लियर है ये बात। अच्छा नेक्स्ट देखें। अब आया यहाँ पे, कहते हैं कैलकुलेटिंग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास। क्या आपने क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है, लेकिन ये एडजस्ट आप लोगों ने हर टाइम पे नहीं करना, ये सिर्फ उस टाइम पर एडजस्ट करना है जब क्लासेस का इंटरवल सेम ना हो। तब आप लोग जो फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, आपको फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ता है। अब जो हमारे पास डाटा मौजूद है देखें, 50 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 500 and 500 and over। तो उसे कहो कि ज्यादा ओवर ना हो, क्लोज्ड एंड करो। हम लोगों ने कहा था कि ये कहलाती है ओपन एंड क्लास। क्या तुम 500 से आगे भाई जाने दो, सखावत का मुजाहिरा कर रहा है, तो उसे कहो कि अपनी लिमिट्स में आओ और हमें वैल्यू बताओ। तो वैल्यू का पता कैसे चलेगा, हमने पढ़ा कि अगर आप लोगों के पास ओपन एंड क्लास हो तो उससे प्रीवियस क्लास का इंटरवल देखो, उसकी एडजेसेंट क्लास का इंटरवल देखो, जो उसकी एडजेसेंट क्लास का इंटरवल होगा इसका इंटरवल भी वही रहे। भाई 500 एंड ओवर, भाई कितना ओवर जाऊं, तो ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। कितना ओवर होना है, जितना उसकी एडजेसेंट क्लास का इंटरवल हो। अब देखें, बाकी क्लासेस का इंटरवल डिफरेंट हो सकता है, हमें कोई गर्ज नहीं है। हमने देखा इसके एडजेसेंट क्लास का इंटरवल कितना है, तो इसका इंटरवल भी 200 लिखेंगे। तो इसको 500 एंड ओवर कहां तक लेकर जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गई ये बात। देखो, ओपन एंड क्लास को क्लोज एंड करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें। अब आप लोगों ने इन तमाम क्लासेस को अगर गौर से देखें तो आपको क्लास बाउंड्रीज ही गिवन है, आपको भी क्लास बाउंड्रीज चाहिए, तो अब इसको मजीद कन्वर्ट करने की जरूरत। पहला काम आपने क्या करना है, इसका क्लास इंटरवल फाइंड करना है। आप लोगों ने शायद गौर किया हो कि जब मैं यहां पे हिस्टोग्राम बना रहा था ना, चाहे जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने पहले क्लास इंटरवल देखा था, और जब मुझे पता चला कि तमाम क्लासेस का इंटरवल सेम है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। फ्रीक्वेंसीज ने हिस्टोग्राम बनाते हुए सिर्फ आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है, और वो भी उस टाइम पर जब क्लासेस के इंटरवल डिफरेंट हो। यहां से आपका एमसीक्यूज बन जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डाटा प्रोवाइड करके एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ सकता है कि थर्ड क्लास की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, फोर्थ क्लास की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी।
तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, आप लोगों ने क्लासेस का इंटरवल फाइंड किया, तो फर्स्ट क्लास का इंटरवल कितना आया भाई? इसके लिए हम लोग 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। सेकेंड क्लास के लिए 100 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। थर्ड क्लास का इंटरवल, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। तो आपने देखा कि तमाम क्लासेस का इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट है। एम आई राइट? और उसने साथ में आपको फ्रीक्वेंसीज बता दी। अब आपसे रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग हिस्टोग्राम बना कर दें। आप लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि क्लासेस में आप लोगों ने, जो भी क्लासेस हो आप लोगों के पास, रेक्टेंगल्स की विड्थ क्लासेस के मुताबिक होगी, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। ओके, विड्थ क्लासेस के मुताबिक होगी। जैसे कि फर्स्ट क्लास थी 50 to 100, आपने उसकी विड्थ 50 to 100 ही रखनी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। 100 to 200, आपने 100 to 200 ही विड्थ देनी है रेक्टेंगल को, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऑल राइट, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी आप इससे पहले एज इट इज यूज कर रहे थे, यहां पर आप एज इट इज नहीं यूज करोगे। अब आपने जो रेक्टेंगल को हाइट देनी है ना, वो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी नहीं देनी, अकॉर्डिंग टू एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी देनी है। ऑल राइट, तो आपने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है पहले। मतलब आपने 5 12 17 16 एंड 8 इसको यूज नहीं करना। इनकी मदद से आप लोगों ने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपके पास डिफरेंट क्लास इंटरवल्स हैं। इनमें से एक स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। वो स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल, इन्हीं इंटरवल्स में से भी कोई एक वैल्यू हो सकती है और इनसे डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब आप 50 को स्टैंडर्ड बना लें, आप 100 को स्टैंडर्ड बना लें, आप 200 को बना लें, इवन कि अगर आप चाहें तो आप 150 को स्टैंडर्ड बना लें, आप पे डिपेंड करता है। तो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल क्या है, आपको नहीं जज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि हमारा स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल क्या है, हमने उस क्लास इंटरवल के मुताबिक अपनी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है, जहां तक किसी को कोई इशू। क्या आप सब बच्चों को मेरी बातें समझ आ रही हैं अच्छे तरीके से? तो हमारे पास जो हमारा स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल है वो है 50। इस क्वेश्चन के मुताबिक 50, मैं बाद में 100 को भी करके बता दूंगा कि अगर 100 हो तो फ्रीक्वेंसीज कैसे एडजस्ट होंगी, 150 हो तो फ्रीक्वेंसीज कैसे एडजस्ट होंगी। अब देखें, जो आपका स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आपका स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल भी 50, उस क्लास का इंटरवल भी 50, उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट नहीं होगी। मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, वो तो आप लोगों ने जाकर एज इट इज अपने पास लिख दी। कोई इशू? ऑल क्लियर? अच्छा, फिर से सुनो। अब आपने क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल का पता चल गया, आपको क्लास इंटरवल का भी पता चल गया। एम आई राइट? अच्छा, अब आप मुझे बताएं, मैं इस क्लास इंटरवल के साथ क्या करूं कि यह 50 हो जाए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से नहीं। तो आप मुझे ये ना कहें कि सर 50 लेस करते हैं, नहीं। अब मुझे बताएं कि इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं कि ये 100 मेरे पास 50 बन जाए। 2 से डिवाइड कर दूं या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात होती है। 2 से डिवाइड करना या 0.5 से मल्टीप्लाई करना। बात क्लियर? तो जो ट्रीटमेंट आप इसके क्लास इंटरवल के साथ कर रहे हो, आपने वही ट्रीटमेंट इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ करना है। मतलब अब देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है सेकंड क्लास की? 12। अगर आपने इसको डिवाइडेड बाय 2 किया, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या बन जाएगी? एडजस्ट हो गई है। मतलब ये 12 थी और आपने क्लास इंटरवल को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो भाई इसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आंसर आएगा। क्लास की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो गई। सेम ट्रीटमेंट आपने क्लास इंटरवल को
स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल बनाने के लिए जो ट्रीटमेंट किया वही ट्रीटमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कर। एनी इशू? तो नेक्स्ट बताओ, ये 100 है, क्या करो? 17 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी, और अगर क्लास इंटरवल मेरे पास 200 हो तो इसको डिवाइडेड बाय, तो फिर 16 को डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह 200 डिवाइडेड बाय 4 करूं तो ये मेरे पास 50 बनेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या बन गया? कोई मसला? ऑल क्लियर? फर्स्ट वाले को, क्योंकि ये 50 खुद 50 है, 50 को 50 बनाने के लिए क्या करूं? मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 5 को भी मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। क्या आपको यहां तक की बातें समझ आ गई हैं? अच्छा, ये ना बड़ा सिंपल सा था। आप देखें, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर लेंगे ना? गुड, क्या बात है आपकी। हम इस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जाकर अपने पास हिस्टोग्राम बना दें। ओके, किस तरह से? ये देखें, 50 से स्टार्ट लिया, 100 पे एंड किया, लेकिन इसकी हाइट हम लोगों ने जाके रखी 5। ऑलराइट, ये देखो, ये हमारे पास, ये 10 क्यों किया इसने? अच्छा, ये इसने जो हिस्टोग्राम बनाई है ना, ये सेकंड डाटा के मुताबिक बनाई हुई है, उसमें उसने थोड़ा सा इसको चेंज किया, अकॉर्डिंग टू 100 लेके गया है, इस डाटा के मुताबिक नहीं बना के दी। चलिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके क्लास इंटरवल को 100 कंसीडर कर दूं तो फिर मेरे पास आंसर क्या बनेगा? जी, स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल अगर मेरे पास 100 हो, अभी जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ था ये अकॉर्डिंग टू 50 था, अगर ये 100 हो तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब बात सुनिएगा, बात सुनिएगा, जिसका क्लास इंटरवल 100 है उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये खुद है, इनको चेंज करने की जरूरत। अब 50 को 100 करना है, तो फिर 5 को भी मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। 50 को 100 करना है, क्या करूं? स्टैंडर्ड हमने 100 मैंने, नहीं जरूरी नहीं कि वो मिनिमम क्लास इंटरवल हो, वो कोई भी क्लास इंटरवल हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन में आपको बता देगा कि आपका स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल क्या है। 50 के मुताबिक सॉल्व कर लिया, मैंने कहा अगर 100 हो तो फर्क क्या पड़ेगा हमारी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। ओके, अच्छा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, इन 100 को नहीं। अब देखो इसको क्या करूं, तो इसको क्या करूं, तो आंसर अब यहां पर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, अब जो हम लोग अपने पास हिस्टोग्राम बनाएंगे ना, उनमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज यूज करेंगे? 10, 12, 17, 8 एंड 4। तो ये देखो, ये बनेगा कुछ इस तरह से, ये एडजस्ट किया हुआ है इसने अकॉर्डिंग टू 100। ऑलराइट, अब यहां पर देखें तो 50 टू 100 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो 10 की हाइट दी गई यहां पर। अब देखो, ये शायद यहां पर आपको ये हिस्टोग्राम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही हो। फिर देखो नेक्स्ट रेक्टेंगल 100 से ही स्टार्ट होगा, एंड होगा, और हाइट 12, तो ये देखो ये 12 तक यहां पर पहुंच गए। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखो, 200 से 300 और हाइट, ये 17 की हाइट मिली आपको। यहां से 300 से 500 एंड द हाइट इज 8 के इक्वल आ गया। फिर 500 से, देखो उसने लिखा था लेकिन हमने उसको क्लोज एंड किया। ऑलराइट, कहां पर? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लास इंटरवल, राइट, एंड द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज 4। ये हमारे पास आ। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है
कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा था कि हम लोगों ने 50 को 100 करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 200 को 100 करना है तो डिवाइडेड बाय 2। अगर मेरे पास आंसर आ जाए क्लास इंटरवल 150 और उसकी फ्रीक्वेंसी हो सपोज के 9, इसको कैसे कर सकते हो? अब स्टैंडर्ड 100 है, स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल 100 है, जबकि क्लास का इंटरवल 150 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 9। अब मुझे बताएं कि मैं 150 को 100 कैसे करूं? माइनस नहीं करना, माइनस प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब देखिए पहले कितना इजी था कि सर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 100 बन जाते थे। अब क्या करूं? 0.75 क्या करूं? डिवाइड करूं 0.75 के साथ करना, 1.75 के साथ इसको करो, देखो आता है 100। मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, डिवाइड करें 6 के साथ, चलें देख लेते हैं, बात सही है 100 बन जाएगा। कोई और बताए, कोई और बताए, शाबाश जी, दोबारा। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। आपने गलत कहा था 0.75। 150 डिवाइडेड बाय 1.5 करके देखो, 1.5 तो 100 आ जाता है। गुड, 0.667 मल्टीप्लाइड बाय, शाबाश। अच्छा अब आप लोगों में से देखो, इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट है जितनों ने बोला है ना मुझे सही आंसर दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ भाई साहब भी बैठे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं चला लोग क्या कह रहे हैं, ये होगा कैसे? कोई 4/6 कहां से आया है? 1.5 के साथ डिवाइड करना है, मुझे कैसे पता चलेगा 1.5 के साथ डिवाइड करना है? 0.67 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मुझे कैसे पता चलेगा 0.67 के साथ मल्टीप्लाई करना है? मुश्किल काम है ना। तो इसके लिए हम लोग बड़ा आसान सा मेथड है जो कि सबको समझ आ सके, तो आपको नहीं सोचने की जरूरत। बेसिकली 4/6 नहीं, आप उसको 2/3 भी बोल सकते थे, फ्रैक्शन को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोला जाता है। ओके, बात सबने सही की थी, लेकिन ये वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का जो फार्मूला होता है, भाई मैंने इसको 100 करना है ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल 100 होता है। मींस दैट आपने मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल के साथ और डिवाइड करना है क्लास इंटरवल के साथ, आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल। और यही काम आपने करना है इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब आपकी सारी बातें ठीक थी, लेकिन मेरे लिए यह बड़ा मुश्किल था कि मैं आपको यह एक्सप्लेन करूं कि बेटा 2/3 कहां से आया, 0.67 कहां से आया, 1.5 कहां से आया। मेरे लिए यह एक्सप्लेन करना मुश्किल था, लेकिन अब एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन, क्योंकि अब जो आप मुझे बता रहे थे ना वैल्यूज, वो अगर यहां पर हो जाता सपोज के 175 क्लास इंटरवल, उसके लिए लाजिम बात है वैल्यूज चेंज हो जानी थी। अब आपको पता है कि कोई भी क्लास इंटरवल होना मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल एंड डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। ऑल राइट, तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का फार्मूला क्या बना? क्लास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। ऑल राइट, अच्छा यही काम हमने बाकी सबके साथ किया था, सिर्फ बताया नहीं था। देखो क्या, कि जब मैंने 50 को 100 करना था तो ये देखो मैंने यूं किया, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, मतलब उसको सॉल्व करके हमने लिख दिया था, किया यही काम था हमने। इसी तरह से जब 200 पे हम लोग गए, हमने किया मल्टीप्लाइड बाय 100 स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, तो देखो 100 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा।
फ्रैक्शन में चला जाएगा ना ये। बात क्लियर हो गई? अब इसका फार्मूला देखो, कहते हैं एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। जहां पर इसने लिखा है ना मिनिमम क्लास साइज, कहते हैं कि वैसे अगर आपको ना पता होना स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल का, तो आपने मिनिमम क्लास इंटरवल को स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल कंसीडर करना है। उसने आपके काम को आसान कर दिया। वैसे इसके अलावा भी स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ना बताया जाए तो मिनिमम क्लास इंटरवल को स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल कंसीडर कर लें। minimum class interval means that standard class interval divided by class interval and multiplied by frequency of the class, adjusted frequency बन जाएगी। कोई इशू? ऑल क्लियर? गुड। अच्छा, ये बेटा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, आप लोगों ने सिर्फ इसका फार्मूला याद रखना है। इन केस कभी कोई डाटा प्रोवाइड करके आपसे पूछ सकता है कि भाई इस क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी। जैसे आप लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था हमारे पास? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो उसने यहां पर हमें फाइंड करके भी दी हुई है कि इसकी डेंसिटी 0.1 है, इसकी 0.1217, 0.08 एंड 0.04। ऑलराइट, सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक पूछेगा तो आप लोगों से बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये होती है हमारे पास। अब क्लास इंटरवल बताने के लिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट किया और ये हिस्टोग्राम आपके सामने। हिस्टोग्राम बनाने में किसी को कोई इशू? क्या हम लोगों को हिस्टोग्राम बनाना आ गया सब बच्चों को? तो नेक्स्ट स्टेप है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आर यू रेडी? हिस्टोग्राम की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाई जाती है। मैं अगर आपको हिस्टोग्राम बनानी आ जाती है ना, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास हिस्टोग्राम को सिलेक्ट किया, जैसे कि ये फर्स्ट वाली है। हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन अगर बनानी हो तो उसके लिए आप लोगों ने अपने तमाम रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। मतलब तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। आप देखें कि आपके पास फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट क्या बन रहा है। ये देखो हमने यहाँ पे किया हुए हैं। क्या क्या है आपके पास मिड पॉइंट इसका? नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, ये मिड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये देखिए इधर, ये आपके पास होगा फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट 45.5, यहां पर आएगा 55.5, 65.5, 75.5, 85.5 एंड, और इन मिड पॉइंट्स के रेक्टेंगल्स के टॉप के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर आइडेंटिफाई किया है ना, आपने इसको देखना है उस रेक्टेंगल का टॉप का मिड पॉइंट। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का टॉप का मिड पॉइंट आपको मिलेगा इधर, मिड पॉइंट के बिल्कुल ऊपर रेक्टेंगल का टॉप देखो, मतलब फ्रीक्वेंसी, वहां पर जाके एक डॉट लगा दो। फिर सेकंड मिड पॉइंट के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके सामने 8 के ऊपर जाके आपने ये डॉट लगाया। फिर 10, 12, 9 एंड तमाम रेक्टेंगल्स के टॉप के मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हो जाएंगे। अब इन तमाम रेक्टेंगल्स के टॉप के मिड पॉइंट्स को थ्रू स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है आपने। अब जब मैंने बोला ना थ्रू स्ट्रेट लाइन, इट मींस दैट फर्स्ट रेक्टेंगल को आपने ज्वाइन करना है सेकंड के साथ, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये बात क्लियर? फिर सेकंड को ज्वाइन करना है आपने, यहां पर इसका एंगल चेंज हो सकता है, ये जरूरी नहीं फर्स्ट से थर्ड तक स्ट्रेट लाइन चले। फिर यहां से इसको इसके साथ, अब यहां से इसको आपने ज्वाइंट करना है इसके साथ। अब देखो ये आगे स्ट्रेट लाइन, इसका ये मतलब नहीं था इसको यूं लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है।
मतलब हर रेक्टेंगल अपने साथ वाले रेक्टेंगल के साथ स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइंट हो रहा हो। ऑलराइट, फिर इसको आपने ज्वाइन करना है इसके साथ। या आप लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं। यहां तक कोई मुश्किल काम था? अच्छा, अब देखें, जो आप लोगों ने अपने पास डाटा लिया, क्या वो उस डाटा में ओपन एंड क्लासेस थी? नहीं, सारी क्लोज्ड एंड क्लासेस हैं, ओपन एंड क्लास कोई नहीं थी। इन केस अगर कोई हो भी तो हम लोगों ने क्लोज्ड एंड करना है। तो अभी के लिए अगर देखें हिस्टोग्राम को, तो हमें पता है कि इसका स्टार्ट 40.5 से हो रहा है और लास्ट रेक्टेंगल का एंड 100.5 पर, क्लोज्ड एंड है। एम आई राइट? लेकिन अगर आप लोग एक नजर के लिए देखें अपने पास इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि दोनों तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं, ओपन एंड क्लासेस हैं? तो आपने इसको क्लोज्ड एंड करना है। देखिए, यहां तक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद वाला जो स्टेप है ना, वो थोड़ा सा समझने वाला है, और वो आपके एमसीक्यूज हैं कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज्ड एंड किस तरह से करना है, ये समझने वाली बात है। अब इसको क्लोज एंड करने का मेथड होता है कुछ इस तरह। अगर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज्ड एंड करना हो अपनी लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज्ड एंड करने के लिए आपने देखना है फर्स्ट रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट। तो देखो फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट कितनी है? फर्स्ट रेक्टेंगल का क्लास इंटरवल क्या है? 10। फर्स्ट रेक्टेंगल का क्लास इंटरवल क्या है? 10। उसका हाफ कर लो, 5। और वो आप लोगों ने फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री में से लेस कर देना है। फिर से सुनो, अगर आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से अपनी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज्ड एंड करना है, तो फर्स्ट रेक्टेंगल के क्लास इंटरवल का हाफ उसकी लोअर क्लास बाउंड्री से लेस कर देना है। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 40.5। हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल 5। जब लेस किया तो वैल्यू क्या मिली? तो हम लोग यहां से 5 पीछे जाएंगे, जहां पर होगा 35.5, वहां पर जाकर इसको ज्वाइंट कर देंगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई? फिर से सुनो, लेफ्ट साइड से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज्ड एंड करने के लिए फर्स्ट क्लास का इंटरवल का हाफ उस फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री में से लेस कर देना है, और जो पॉइंट आए आपने उस फर्स्ट पॉइंट को उसके साथ जाके ज्वाइन करना है। अब आपके एमसीक्यूज में क्या हो सकता है? क्या आपसे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? उसने बिल्कुल सही सही बनाई हुई हो, लेकिन उसने ज्वाइन कर दिया हो इसको इसके साथ, तो भी ये गलत है। बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन नहीं होता। दूसरा, उसने इसको ज्वाइन कर दिया हो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री के साथ, तो भी गलत है। लोअर क्लास बाउंड्री के साथ ज्वाइन नहीं होता। आपकी लोअर क्लास फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री से भी हाफ क्लास इंटरवल दूरी पर जाकर, और एक्सटर्नल साइड, मतलब इंटरनल साइड पे भी इसको आके आपने क्लोज एंड, इस तरह से भी आप इसको क्लोज एंड नहीं कर सकते। तो आपने हमेशा इसको आउटसाइड पे जाकर क्लोज एंड करना होगा। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, सेम प्रोसीजर अप्लाई हो जाता है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर अगर आपने इसको क्लोज एंड करना हो, तो आपने लास्ट क्लास का इंटरवल देखना है। सेम भी हो सकते हैं सबके, सबके डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमें नहीं गर्ल्स, हमने देखना है सिर्फ लास्ट क्लास का इंटरवल। लास्ट क्लास का इंटरवल हमें क्या मिला? 10, उसका हाफ 5। और वो आप लोगों ने, अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब लेस नहीं करना, अब हम लोगों ने जाना है आउटर साइड। भाई मैं अगर लेस करूंगा तो मैं इसकी इनर साइड पर आ जाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। मैंने इसको बाहर की तरफ निकालना है, तो उसके लिए मैं उसकी लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल ऐड करूंगा। तो मैं कौन सी वैल्यू तक पहुंच जाऊंगा, और इसको जाकर मैं इधर ज्वाइन कर,
ये बन गई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये वो था कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल सेम हो, लेकिन अगर क्लास इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट हो तो भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अपनी तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट्स और उन तमाम मिड पॉइंट्स की टॉप की पोजीशन, मतलब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप लोग देखें 100 और 50, इसका मिड पॉइंट 75, और यहां पर आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहां पर ये पॉइंट, मिड के पॉइंट्स, तमाम रेक्टेंगल्स के मिड के पॉइंट्स, टॉप के मिड के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। अब आपने इनको ज्वाइंट कर लेना है। जी, ये बात क्लियर। अच्छा, अब इसको क्लोज एंड करने की बारी आई, तो चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर फर्स्ट क्लास, इसका इंटरवल देखें कितना है, उसका हाफ। लोअर क्लास बाउंड्री 50, उसमें से 25 लेस करो तो पहुंच जाएंगे 25। तो आपने इस फर्स्ट पॉइंट को ज्वाइंट करना है इस 25 के साथ। क्लियर। राइट हैंड साइड पर जाएंगे, लास्ट क्लास का इंटरवल, उसका हाफ ऐड करेंगे 700 में, पहुंच जाएंगे और इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे। यह बन गई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर। ये रही। ओके है। अच्छा, अब अगर आप इसको जरा सा रीड करो, कहता है अ हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल्स, जो मैंने पहले बनाई थी, कैन बी कन्वर्टेड टू अ कर्व or a line graph by joining the midpoint of the top of each rectangle with the, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो मैंने आपको बातें बताई थी कि हिस्टोग्राम के तमाम रेक्टेंगल्स के टॉप के मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू अगर आप ज्वाइन कर दो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएंगे। फिर कहता है द कर्व इज एक्सटेंडेड टू एक्स एक्सिस। अब आपने उसको क्लोज एंड करना है तो आप उसको एक्स एक्सिस पर एक्सटेंड करोगे। किस तरह से, एट अ मिड पॉइंट, एट अ पॉइंट मिड पॉइंट आउटसाइड द फर्स्ट एंड, और वो किस तरह से होगा इसने नहीं बताया होगा और मैंने आपको बताया। समझ आ गई होगी आप सब बच्चों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओजाइव्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।